नमस्कार। आप मेरे साथ देख रहे हैं खास इंटरव्यू एक ऐसे शख्सियत का जिनका पहाड़ से रिश्ता बहुत पुराना है। अभी अभी विधानसभा का जो बजट सत्र है वो खत्म हुआ है और पूरे एक हैक्टिक शेड्यूल के बाद हमारे साथ हैं मैडम स्पीकर रितु खंडूरी भूषण जी। मैडम बहुत अच्छी कमांडर हैं आप। आपने 5 दिन बहुत अच्छा चलाया। बड़े घोड़े बड़े उत्तेजना में थे लेकिन आपने अच्छी लगाम लगाई। कैसा अनुभव रहा? देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए तो ये स्पेशल था ही, क्योंकि देखिए साल का पहला बजट, गवर्नर साहब का अभिभाषण, बजट का आना और साथ ही साथ हमने ई नेवा इस पूरे सदन को इस बार किया था और जो भी कार्रवाई प्रयास की कि ई नेवा के माध्यम से भी उसको किया जाए। तो जहां गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ वहीं धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, बजट आया, बजट पे हमारे विधायकों ने अपने राय रखी। साथ ही साथ हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन आवर था, प्रश्नकाल था, वो भी चला और उसमें भी विधायकों ने चाहे स्वास्थ्य पे हो, शिक्षा पे हो, अपनी जो सवाल थे वो पूछे और मंत्रियों ने उनके जवाब दिए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा 310 में भी जैसे बहुत सारे लगे थे, नियम 54 में लगे थे, नियम 53 में लगे थे। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारे जो विधायक बंधु हैं उनका हम सवालों के निवारण कर सकें। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे, 9 घंटा, किसी दिन 11 घंटा, इस तरह से हम लोग बैठे। आज भी शायद 6 साढ़े 6 घंटे हम लोग बैठे। तो प्रयास मेरा यही रहता है कि हम सदन में जब हम आए, सत्र जब चले तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। विधायक के तौर पर आप टीम लीडर अच्छी हैं, एक सदन को चलाने के मामले में दोनों में अनुभव कैसा है? देखिए, दोनों में ही अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जब आप विधायक होते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए होते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, वहाँ की कंपल्शंस अलग होते हैं, वहाँ की आपको जो कार्य करना है उम्मीदें अलग होती हैं। और यहाँ पर आपके पास ऐसे 69 विधायक हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, जो अपनी बातों प्रकृति के हैं, अब अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग विचार के हैं और उनके साथ सत्र चलाना है तो बहुत आसान तो नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी सभी अपने जो हमारे साथी हैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि भले ही उत्तेजित हुए होंगे, भले ही नाराज हुए होंगे, लेकिन उसके बाद सबने मेरी बात सुनी और स्पीकर की जो गरिमा है उसको रखा। अच्छा, आपने एक बात कही कि जो ममता राकेश जी विधायक हैं उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि विधायकों का जो आचरण रहा कहीं ना कहीं असहज आपको भी कर गया। आप भी आपने एग्रेसिव होकर उनको समझाया, एक टीचर की तरह समझाया कि देखिए आप जो बोल रहे हैं अमर्यादित है। तो नैतिक शिक्षा का आपने जो कहा कि होना चाहिए स्कूलों में, उसके पीछे क्या मंशा है? ममता राकेश जी ने इस बात को कहा कि पहले जब हम छोटे होते थे तो हमारी नैतिक कक्षा होती थी और उसमें हमने तो एग्जाम भी दे रखे हैं और बच्चे जब हम थे तो हमें पसंद नहीं आता था कि ज्ञान बहुत है उसमें, ऐसा करो, ये सही वो गलत। लेकिन आज जब हम वापस सोचते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हमारा कैरेक्टर बन रहा था, हमारा व्यवहार बन रहा था, हमारा आचरण उस वक्त बन रहा था। तो जब ममता राकेश जी ने कहा इस बात को तो मैंने उसको दोहराया और मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि अगर अभी नहीं हो रही है हमारी नैतिक शिक्षा की क्लास तो हमें उसे जरूर अपने स्कूलों में शुरू करना चाहिए। क्यों नैतिक शिक्षा की बात आई क्यों? नहीं, वो शिक्षा पर बात कर रही थी और उनका कहना ये था कि जब शिक्षा पर उनका सवाल था तो उस पर उन्होंने कहा कि तो मैंने उसमें उस चीज़ को उठाते हुए मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। एक विधायक की तरफ से हम सवाल करते हैं, बीते दिनों आप योगी जी से मिली थी, आपने कोटद्वार को लेके कई चीज़ें उनसे रखी थी। क्या अपडेट है? कोटद्वार की जनता आपसे बड़ी उम्मीदें रखती है, तो क्या है कोटद्वार की समृद्धि और उसकी तरक्की के लिए क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, पिछले 3 सालों से मैं कोटद्वार के विधायक रही हूँ और मेरा पूरे प्रयास ये रहता है कि जो कोटद्वार के साथ मैंने बातें कही हैं, जो उन्होंने जो मुझ पर विश्वास रखा, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँ और पूरा कार्य करूँ। तो जहाँ बाढ़ सुरक्षा की दीवारें लगानी हो, तो कहीं पुल ठीक करवाना हो, केंद्र विद्यालय को लाना हो, कुछ यूपी संपत्तियों का भी मामला है, सड़कों का और देखिए यूपी के अभी हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन हाँ सड़क वन में जरूर फंसी है। अभी हमारी जो लालढांग चिल्लर खाल है वो वन में है। तो धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को कोटद्वार में जो भी हम कर सकते हैं उसको हम करें। एक विधायक के तौर पर अगले 2 छोटे छोटे सवाल। भू कानून को लेकर एक पहाड़ की लंबी मांग थी, पूरी हो रही है लगभग।
अब क्या लगता है कि इससे क्या बदलने वाला है पहाड़ पर? देखिए, बहुत समय से इसका डिमांड थी, हमारी जो जनता थी वो बहुत समय से इस चीज़ को मांग कर रही थी। और मुझे खुशी है, मेरे पिताजी ने भी भू कानून वो भी लेकर आए थे, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक सख्त भू कानून लेकर आए हैं। मैं उनको बधाई भी देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, और ये आज के उत्तराखंड की आवश्यकता है, तो मैं बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अब आखिरी सवाल यूसीसी को लेकर, आप भी महिला हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये है, हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का जो ताना बाना है सामाजिक, उसमें यूसीसी को जो हम फिट करते हैं, तो आने वाले समय में महिलाओं को किस तरह का संबल देगा ये? देखिए, मैं तो इस बात को कहती हूँ कि महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो और किसी भी क्लास की हो, मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सबसे कमजोर कड़ी है वो समाज में। और इसलिए बहुत आवश्यकता है ऐसे कानून की जो हर धर्म, जात और क्लास को बांटता है और हर महिला को वो राइट्स देता है जो उसका अधिकार है। अगर हम ये कह रहे हैं कि उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगी, अगर हम कह रहे हैं उसकी मैरिज की एक्ट फिक्स होनी चाहिए, अगर हम कह रहे हैं उसको डाइवोर्स की राइट्स हैं, अगर हम कह रहे हैं कि उसको अडॉप्शन, बच्चे को अडॉप्ट करने की राइट्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस यूसीसी में आ रही हैं। क्रिमिनल लॉ एक हो सकता है इस देश में, तो फिर सिविल लॉ क्यों नहीं एक हो सकता है देश में? ये सोचने की बात है, और बहुत अच्छा है कि यूसीसी यहाँ लागू हुआ है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। आप ही स्पीकर रितु खंडूरी जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में खास करके बात करें भू कानून, यूसीसी, नैतिक शिक्षा, इसकी आवश्यकता है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ों पर ये जो कानून है वो अपना असर किस तरह से दिखाता है। नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।